हेलो बच्चों, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस राव विकास एकेडमी। बच्चों, इससे पहले हमने न्यूट्रिशन चैप्टर किया था और अब हम कर रहे हैं रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ रिमाइंड कराना चाहता हूँ। न्यूट्रिशन चैप्टर में हमने 5 प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। न्यूट्रिशन की 5 प्रोसेस, न्यूट्रिशन 5 प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, इन 5 प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। इनमें से हमने इंजेशन पढ़ लिया था, डाइजेशन पढ़ लिया था, एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया था, इजेशन पढ़ लिया था, लेकिन एसिमिलेशन हमने नहीं पढ़ा था। तो एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि फूड को एब्जॉर्ब कर लिया गया है ब्लड में। एब्जॉर्प्शन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनका नाम विली होता है, और वहाँ से जो है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और वो कहाँ चला जाता है? ब्लड में। अब ब्लड से वो कहाँ जाता है? ब्लड से वो फूड जाता है कहाँ पे? सभी बॉडी सेल्स के पास। हमारी बॉडी में जितने भी सेल है ना, बॉडी में जितने भी पार्ट है, वहाँ पे पहुँचता है वो फूड। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं एसिमिलेशन। और वहाँ पे वो फूड किस काम में आता है? वहाँ पे वो फूड आता है 2 काम में आता है। पहला ग्रोथ के काम में आता है, रिपेयर के काम में आता है, ठीक है, और एनर्जी रिलीज होती है उससे बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ये 2 काम हो गए, ग्रोथ, रिपेयर, मतलब कोई हमारे सेल्स में कुछ रिपेयर होना है और हमारे सेल्स की ग्रोथ होनी है, हमारी ग्रोथ होनी है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा काम है रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इन 2 कामों में ये आता है फूड जो हमारा सेल्स के पास चला गया था। ठीक है, बॉडी पार्ट्स में चला गया था, मूव टू बॉडी पार्ट्स। अब बॉडी पार्ट्स में भी क्या आता है? सेल्स। किसकी सहायता से ये यहां पहुंचता है? थ्रू ब्लड। जो ब्लड में ये एब्जॉर्ब हो गया था वही ब्लड इसको लेके यहां चला जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन प्रोसेस में 2 चीज़ें होती हैं। ये जो फूड वहाँ पे पहुँचा है सेल्स के पास, ये उनका रिपेयर करने में काम आता है, उनकी ग्रोथ में काम आता है, और दूसरा इसका काम होता है रिलीज ऑफ एनर्जी। जो हमारा भोजन खाने का जो मेन काम है वो है कि हमें उससे एनर्जी मिले, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का डेफिनेशन यही है, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड। ठीक है, तो ये रिलीज ऑफ एनर्जी भी इसी प्रोसेस में आएगी। ठीक है, यहाँ पे उससे एनर्जी रिलीज होती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये मेरे को यहाँ पे मैं आपको जस्ट बताना चाहता था कि ये जो हमारा एसिमिलेटेड फूड है, ये जो एसिमिलेशन प्रोसेस है, इसका क्या होता है आगे जाके। एंड जो फूड तुरंत इस्तेमाल नहीं होता है, इमीडिएटली यूज़ नहीं होता है एनर्जी रिलीज के लिए, वो लीवर में जाके स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, जो फूड जो है इमीडिएटली यूज नहीं हो रहा है, जो डाइजेस्टेड फूड है विच इज़ नॉट यूज्ड इमीडिएटली, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द digested food which is not used immediately is stored in liver।
वो लीवर में स्टोर्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इन लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन के रूप में फॉर्म होता है। ये एक कार्बोहाइड्रेट होता है एक प्रकार का, ठीक है। इस रूप में जाके वो स्टोर हो जाता है और जब फिर उसकी ज़रूरत होती है तब ये इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम कभी खाना नहीं खाते हैं या हमें किसी कारणवश कुछ समय के लिए भूखा रहना पड़ता है, तो ये जो स्टोर्ड फूड है, जो स्टोर्ड हुआ है लीवर में, तो इसका इस्तेमाल होता है और फिर इससे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ओके, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ये मेरे को यहाँ पे आपको बताना था। रेस्पिरेशन, श्वसन, देखो मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर आप हिंदी में भी समझाइए, तो हम साथ साथ हिंदी में भी करते चलेंगे इसको, ठीक है। रेस्पिरेशन को हिंदी में बोलते हैं श्वसन। ओके, रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। अब भोजन कौन सा भोजन? जो हमारा भोजन डाइजेस्ट हो चुका है और डाइजेस्ट होने के बाद वो ब्लड के द्वारा कोशिका में पहुंचाया जा चुका है, वो भोजन, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या है? फूड है प्लस ऑक्सीजन, और साथ में इसमें से बनती है एनर्जी, ठीक है। प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन, ये प्रोसेस है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। यानी कि श्वसन जो है, अब ये होता कहाँ है? ये होता है कोशिका में। रेस्पिरेशन कहाँ होता है? कोशिका में। कोशिका का मतलब होता है सेल, बॉडी सेल के अंदर, ठीक है। ओके, यानी कि ये जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, वो बॉडी सेल के अंदर होती है, ठीक है। जहाँ पे ऑक्सीजन की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फूड जो है क्या होता है? बर्न आउट होता है, ठीक है। बायोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा भोजन जो है बर्न होता है और उससे जो है एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको तो हम अपने, जब हम सांस निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, और जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में चली जाती है, हमारे फेफड़ों में चली जाती है, फेफड़ों के द्वारा वो ब्लड में जाती है और ब्लड से फिर वो सभी कोशिकाओं में चली जाती है, ठीक है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उन कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होती है वो ब्लड में आती है, और ब्लड के द्वारा वो फेफड़े में आती है, और फेफड़े के द्वारा हम सांस छोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं एक्सेल, और इसको बोलते हैं इनहेल, यानी कि सांस लेना, सांस छोड़ना, ठीक है। ओके, और फूड, इससे एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और वाटर जो बनता है यहाँ पे, ये दो इसके क्या है? बाई प्रोडक्ट हैं। यानी कि हमें चाहिए एनर्जी, उसके साथ में ये दो चीजें और बनती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एक प्रकार से हमारी बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल है, तो उसको हमें रिलीज आउट करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, लेकिन पानी हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, तो वाटर को हम हमारी बॉडी जो है वो यूज कर लेती है, ठीक है। ये है रेस्पिरेशन प्रोसेस। चलिए इसको आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेशन जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी बॉडी को प्राप्त होती है, वो है एनर्जी। एनर्जी जो है हमारी बॉडी के सभी फंक्शंस को करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत हमेशा होती है, चाहे आप कोई काम कर रहे हो, चाहे आप कोई काम ना कर रहे हो, चाहे आप आराम से बैठे हों, सो रहे हों, दौड़ रहे हों, खेल रहे हों, पढ़ रहे हों, लिख रहे हों, कुछ भी कर रहे हो, हर काम के लिए बॉडी को क्या चाहिए?
एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन प्रक्रिया के द्वारा, श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वो ऊर्जा जो है ना हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए ये रेस्पिरेशन प्रक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, इसलिए हम इस प्रक्रिया के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन यानी कि जो श्वसन होता है वो कहाँ होता है, कोशिका में होता है। तो इसलिए हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिकीय श्वसन, ओके। सेलुलर रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन। अब रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग ये दो अलग अलग प्रोसेस है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर सांस लेना ब्रीथिंग है, सांस लेना और छोड़ना ये क्या है, ब्रीथिंग है, ठीक है। लेकिन रेस्पिरेशन एक अलग प्रक्रिया है और ब्रीथिंग एक अलग प्रक्रिया है। ब्रीथिंग में क्या होता है कि इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ब्रीथिंग इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग में क्या होता है, हमारे फेफड़े इन्वॉल्व होते हैं, हमारे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हमने लंग्स, नोस्ट्रिल, विंड पाइप, ठीक है, ट्रैकिया, पेनक्रिया, पायरनेक्स, ये चीज़ें जो हैं हमारी बॉडी की ये इन्वॉल्व होती हैं ब्रीथिंग में। हमने सांस लिया, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में गई और फेफड़ों से वो ब्लड में चली जाती है और ब्लड से फिर कहाँ जाती है, कोशिका के पास यानी कि सेल के पास। और सेल के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से ब्लड में मिलके फेफड़ों में आ जाती है और हम सांस छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर, ये ब्रीथिंग है। एक नॉर्मल इंसान जो है जब वो एट द टाइम ऑफ रेस्ट यानी कि आराम की स्थिति में 17 बार 17 टाइम ब्रीथ करता है, ठीक है। 15 से 18 लिख सकते हैं हम इसको, 15 से 18 बार जो है वो ब्रीथ करता है। BREAT, ब्रीथ, ठीक है। यानी कि ऑन एन एवरेज 17 बार जो है वो व्यक्ति जब वो रेस्ट में होता है, नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, तो 17 बार वो है 1 मिनट में ब्रीथ करता है। इसको लिख सकते हैं ब्रीथ पर मिनट, ओके। अब आगे चलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग भी शामिल है, ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की है, ऑक्सीजन इनहेल कर ली, वो हमारे लंग्स में चली गई, लंग्स से वो जाएगी ब्लड में, ब्लड से जाएगी वो सेल में। अब सेल के अंदर रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। मान लो ये सेल है और सेल के पास से ब्लड वेसल गुजर रही है और ये ऑक्सीजन कैरी करके लाई है O2, तो ये इसमें चली जाएगी, ठीक है। अब देखो रेस्पिरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है। रेस्पिरेशन में लंग्स भी इन्वॉल्व है, पूरी ब्रीथिंग प्रोसेस, ठीक है। साथ में सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है इस प्रकार से, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं, तो इसलिए कुछ मेरे को अलग लिखने की जरूरत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। हिंदी में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कोशिका का ऊर्जा घर,
ठीक है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ऑक्सीजन जाएगी कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। फूड कहाँ पे जाएगा, ये भी यहीं पे जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। और फिर क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, यानी कि फूड का ऑक्सीडेशन होगा, फूड और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होगा, और उस रिएक्शन से क्या बनेगा, एनर्जी बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस कहाँ होती है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर हमसे कोई पूछे कि रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कोशिका सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये है एक सेल, ये है एक ब्लड वेसल। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्शन के दौरान जो है उससे एनर्जी बनती है। एनर्जी के साथ साथ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक वेस्ट मटेरियल है जिसको हमारी बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से इसमें आ जाती है ब्लड वेसल में, और ये फिर जाता है कहाँ पे, लंग्स पे, फेफड़ों के पास, लंग्स। और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एक्सहेल हो जाती है। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये होती है रेस्पिरेशन। इसको हम आगे और पढ़ते हैं डिटेल में। रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये दोनों ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ठीक है, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, प्लस ऑक्सीजन बनता है, प्लस वाटर बनता है। अब यहां पे क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है, एनर्जी, प्लस यहां पे जो हमारा फूड है ना वो ग्लूकोज है, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि ये चीजें बन रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, वाटर बन गई, एनर्जी बन गई, और जो ग्लूकोज था उसको ब्रेक डाउन कर दिया है, ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन है, ये फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और रेस्पिरेशन प्रोसेस एक दूसरे के उल्टे हैं। ये द मेन पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन इज टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का जो मेन काम है वो है कि एनर्जी रिलीज हो। जो हमने भोजन खाया है, जो हमने भोजन प्राप्त किया है, उस भोजन से एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। ठीक है, और वो एनर्जी जो है हमारी बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस को रन करने के काम आती है। ठीक है, उसी एनर्जी से हमारे सारे काम होते हैं। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। जो भोजन हमने खाया है और फिर जो डाइजेशन हुआ है, ये सारी प्रोसेस का काम क्या है कि एक मेन चीज़ जो एनर्जी है वो हमें मिल जाए, एनर्जी रिलीज होनी चाहिए जो फूड हमने खाया उससे। ठीक है, ग्रोथ होनी चाहिए, रिपेयर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। ठीक है, अब एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस से, वो मैं बता चुका हूँ
कि फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी बनती है, एनर्जी के साथ साथ दो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये हम बता चुके हैं। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है ये स्टोर्ड कैसे होती है बॉडी में, क्योंकि जो एनर्जी रिलीज हुई है वो सारी की सारी एनर्जी उसी समय इमीडिएटली तो यूज होगी नहीं। ठीक है, तो अब क्या है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, यानी कि ये एनर्जी स्टोर कैसे होती है। जैसे मान लो फूड है, इसका होता है ऑक्सीडेशन, उसके बाद होता है इससे एनर्जी रिलीज होती है, प्लस बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर, ये दो बाई प्रोडक्ट है, इसमें से ये वेस्टेज है। अब ये जो एनर्जी है ये सारी की सारी एनर्जी उसी समय तो यूज होती नहीं है, क्योंकि काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एनर्जी जो है ना ये स्टोर हो जाती है, जितना यूज होना है उतना यूज होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्सेस एनर्जी इज स्टोर्ड। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं द एनर्जी विच इज नॉट यूज्ड immediately is stored। ठीक है, जो एनर्जी यूज नहीं होती है वो क्या होती है, स्टोर्ड हो जाती है। अब वो स्टोर्ड किस रूप में होती है, इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल। ठीक है, वो एनर्जी जो है किस रूप में स्टोर हो जाती है, ATP मॉलिक्यूल के रूप में स्टोर हो जाती है। अब ATP क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। ATP मॉलिक्यूल कहाँ स्टोर्ड होता है, ATP मॉलिक्यूल इन सेल। ठीक है, और उसके बाद जो है जितना इसको यूज होना होता है यूज होता है, नहीं तो ये इसमें स्टोर हो गया। अब आगे जब इसकी ज़रूरत होगी, जब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो इसको यूज़ किया जाएगा, जब इसकी ज़रूरत होगी तो इसको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ये जो ATP मॉलिक्यूल के रूप में जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है, इसको जब हमारी ज़रूरत होगी तो यूज़ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने खाना नहीं खाया है, नॉर्मली आपको खाना खाने की आदत है कि दोपहर में आप 1 बजे आके खाना खाते हैं, स्कूल से आके या कहीं से भी। ठीक है, तो उस समय आपको मान लो खाना नहीं मिला है और आपकी बॉडी उस हिसाब से कंडीशन है कि आपको उस समय खाना चाहिए। तो अगर खाना नहीं मिलने की कंडीशन है, आपको खाना नहीं मिला है, तो उस स्थिति में क्या होता है, ये ATP जो है ये एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, और आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। अगर 1 से 2 बजे के बीच में खाने की आदत है और आपको खाना नहीं मिला है, और फिर कोई आपसे 4 बजे आके खाना पूछे कि भाई आपको खाना नहीं मिला है, क्या हम आपको खाना दे दें या खाना आप खा लो, तो आप बोलोगे नहीं अब मेरे को भूख नहीं है। तो वो भूख कहाँ चलेगी, क्योंकि जब आपको खाना खाने की आदत थी तो उस समय आपको खाना मिला नहीं। तो अब क्या हुआ, ATP के रूप में जो एनर्जी स्टोर्ड थी उससे एनर्जी रिलीज हो गई और आपका काम चल गया। ठीक है, ऐसा ही होता है लोगों के साथ जब वो कोई व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। ठीक है, या फिर उनको समय पर खाना नहीं मिलता है, तो फिर उस समय भूख नहीं लगती है, फिर बोलते हैं अब हम बाद में ही खाएंगे, शाम को खाएंगे। ठीक है, तो अब ये ATP कहाँ से आया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्म है, ADP, ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, पहले हम इन टर्म्स को समझते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ये ATP कहाँ से है। देखो ADP जो होता है ये P है, ADP जो होता है ये ऑलरेडी सेल में मौजूद होता है, प्रेजेंट इन सेल। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ,
क्योंकि फिर नीचे बनाने में दिक्कत आएगी। ओके, देखिए बच्चों, जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एटीपी एनर्जी जो है वो स्टोर होती है सेल में टू कंडक्ट वेरियस लाइफ प्रोसेस। इससे जो है बहुत सारी लाइफ प्रोसेस होती है। अब देखो, एडीपी, एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये सभी चीजें कोशिका में पहले से ही मौजूद होती है। ये सभी चीजें कोशिका में पहले से मौजूद होती है, ऑलरेडी प्रेजेंट इन सेल। इसको मैं यहां लिख देता हूं, ऑलरेडी प्रेजेंट इन सेल। कोशिका में पहले से मौजूद होती है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसकी है एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसकी है खाली फॉस्फेट, इसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलते हैं, या खाली फॉस्फेट भी बोल देते हैं, या इसको पीआई बोलते हैं। पीआई मतलब फॉस्फेट, आई मतलब इनऑर्गेनिक। ठीक है। अब ये कैसे होता है रिएक्शन? देखो, एडीपी यानी कि एडोनोसिन डाइफॉस्फेट, ये लो एनर्जी होती है। इसमें डाई मतलब दो, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है। एडोनोसिन डाइफॉस्फेट यानी कि 2 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप और ऐड कर दिया जाता है, ये वाला। और ये कैसे ऐड होता है? यानी कि इन दोनों की जो ऐड होने की जो प्रोसेस है उसमें एनर्जी लगती है। और ये एनर्जी कहां से आती है? फ्रॉम रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन हुआ था उसमें से जो एनर्जी रिलीज हुई थी, उस एनर्जी की मदद से इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है। और कंबाइन होने के बाद ये क्या बन जाता है? एटीपी। ठीक है, यानी कि एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। और इसमें होता है हाई एनर्जी कंटेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें ट्राई मतलब 3। अब एनर्जी स्टोर्ड इन सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के रूप में जो है एनर्जी जो है वो सेल में स्टोर हो जाती है। और जितनी भी प्रोसेस है सेल के अंदर, जो बायोकेमिकल प्रोसेस होती हैं बॉडी के अंदर, जो भी प्रोसेस हैं वो एटीपी के द्वारा कंडक्ट की जाती है। सेल के अंदर जितनी भी प्रोसेस है, उन प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी जो है एटीपी के रूप में मौजूद होती है। और एटीपी जो है एनर्जी का काम करता है। इसलिए इसको बोलते हैं, एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। यानी कि सेल की एनर्जी करेंसी बोलते हैं इसको, एटीपी को। इसका एक और नाम भी है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है। तो यानी कि एटीपी जो है वो एनर्जी का काम करती है, और उससे क्या होता है? सारी प्रोसेस होती है, सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया है कि कैसे एनर्जी रिलीज होती है, कैसे एनर्जी काम करती है, कैसे एनर्जी स्टोर होती है बॉडी के अंदर, और किस प्रकार से वो सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है। देखो बच्चों, एडीपी से एटीपी बनना, यानी कि एडीपी में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दो तो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी एटीपी बन जाएगा। अब एटीपी से एडीपी बनना, तो इसमें भी क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ये फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाएगा और एडीपी बन जाएगा। ठीक है। अब एटीपी जो है ना, वो क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। यानी कि ये एक प्रकार के बैटरी की तरह काम करता है। सेल में एक प्रकार की बैटरी की तरह काम करता है। जैसे हमारे घर में बैटरी होती है, हमें मोबाइल चार्ज करना है, लैपटॉप चार्ज करना है, ठीक है, छोटे मोटे काम करने के लिए। तो ऐसे ही सेल का पूरा जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो एटीपी के द्वारा पूरा होता है। सेल के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होती हैं जिनके लिए एनर्जी चाहिए होती है, जैसे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन का बनना, नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है, जो नर्व सेल होते हैं उनमें नर्व इम्पल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है।
तो बच्चों आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा इसमें ऐड करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर कर कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।